नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज आईएएस का जो 2021 का प्रीलिम का पेपर हुआ है, उसका हम लोग 51 से लेके 75 तक जो क्वेश्चन्स हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ अगर आप नए हैं तो, कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में 2021 का जो पेपर है उसके 1 से लेके 25 तक और फिर 26 से लेके 50 तक 2 वीडियोज़ में इसको कवर कर लिया है और आज के वीडियो में 51 से 75 तक और कल के वीडियो में इसको पूरा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है कि हाउ इज़ पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पर्माकल्चर जो फार्मिंग है वो कन्वेंशनल जो केमिकल फार्मिंग होती है उससे कैसे अलग है। तो इस क्वेश्चन को के जरिए हम लोग ये समझ में आता है हमें कि यूपीएससी जो है वो फार्मिंग में भी देखिए यहाँ पर कैटेगराइज जो होती है, जैसे कि आप यहाँ पर पर्माकल्चर और जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग है उसमें डिफरेंशिएशन पूछ रही है। तो ये तो आपको मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे जो पर्माकल्चर है वो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से वो कैसे अलग है। तो ये आप अगर ये प्रीलिम में पूछा गया है तो ये कोई अचंभव वाली बात नहीं है। जिसने मेंस के लिए अच्छे से पढ़ा होगा वो इसको अच्छे से इसका आंसर दे पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो मेंस और जो प्रीलिम की तैयारी होती है ना, वो बिल्कुल एक ही होती है, इंटीग्रेटेड होती है। और ख़ासकर मेंस की तैयारी होती है, जो प्रीलिम होता है उसके लिए बस 1-2 महीने जो स्पेसिफिकली उस मोड में आ जाना होता है हमें, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप मोड हो जाता है, उसमें आना पड़ता है हमें। ऐसे अधिकतर जो होता है, वो हमें सिर्फ़ मेंस की ही तैयारी करनी होती है। बस प्री के 1-2 महीने पहले तक हमें प्री मोड में जाना होता है। अब इस क्वेश्चन से हमें ये भी सीखने को मिल सकता है कि हो सकता है अगली बार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जीएसएलवी और पीएसएलवी में क्या अंतर है? लो अर्थ ऑर्बिट और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें क्या अंतर होता है? फिर इस तरीके से और भी, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग होती है, नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग, इसमें क्या अंतर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से इसको देखें। जैसे कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें पूछा जाता है कि वाईफ़ाई और लाइ-फ़ाई में क्या अंतर है? फिर पूछा जाता है कि जो हमारा साइंस वर्चुअल रियलिटी है और ऑगमेंटेड रियलिटी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से, तो हमें लगातार इसके टच में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पाम ऑयल को लेके ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। बेसिकली कि अपन ने अगर 5-6 महीने पहले की अगर न्यूज़ सुनी होगी या फिर 8 महीने पहले की, तो जब ऐसा कंडीशन आया था कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे थोड़ा-सा नियम कानून लगाए थे, जिससे कि इंडिया जो पाम ऑयल इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, क्योंकि जो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा पाम ऑयल एक्सपोर्टर है और हम वहाँ से बहुत ज़्यादा पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा हो गया था कि वहाँ उसने कुछ नियम लगा दिए थे, जिसके कारण वहाँ से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट प्रभावित होने वाला था बहुत ही मेजर तरीके से। तो उससे इंडिया का इम्पोर्ट प्रभावित होता और इंडिया में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फूड रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पाम ऑयल पे बेस्ड हैं। यानी कि उनकी जो रॉ मटेरियल है वो एक तरह से पाम ऑयल है। तो उससे बहुत सारे जो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रभावित होने वाली थी। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ये बिल्कुल करंट अफ़ेयर का न्यूज़ है, तो हमें इस चीज़ से मतलब आपने ऐसा भी सुना होगा कि करंट अफ़ेयर जो है वो यूपीएससी की रीढ़ है एक तरह से। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफ़ेयर में कहीं न कहीं न्यूज़ में चल रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टार्टिंग में उससे पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल करंट अफ़ेयर को ज़रा ध्यान से पढ़ें और इस जब क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया मिलेगा कि क्या हमें करंट अफ़ेयर में पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये भी हमें पता चलता है। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान में रखें और आप भी अगर आपको अपने से इसको देखना है तो आप प्लीज़ अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर रखें, उसके साथ-साथ सिलेबस रखें और दोनों को मैच करके देखें कि कैसे सिलेबस में जो टर्म्स दिए हुए हैं उसका उपयोग करके यहाँ पर प्री में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर कीजिए, हर टॉपर का यही सजेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जा रहा है कि देखिए ऑप्शन में देखें तो ये हम बोला जा रहा है कि द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पाम ऑयल ट्री होती है वो साउथ ईस्ट एशिया की नेटिव है। तो ये आपको करंट अफेयर मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। दूसरा है कि द पाम ऑयल इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज इन प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। तीसरा बोला जा रहा है द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीज़ल। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ ध्यान देना है कि देखिए ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि ये चीज़ कहाँ की नेटिव है या नहीं है। तो मैंने आपसे पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि जो भी
आपको कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज़ मिल जाए या फिर ट्री मिल जाए, प्लांट मिल जाए या फिर कोई एनिमल मिल जाए, तो आपकी उसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या-क्या ध्यान में रखनी है कि उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से शेड्यूल में आता है, उसके बाद वो कहाँ का नेटिव है या नहीं है, किस एरिया में पाया जाता है, कौन से देश में फैला हुआ है उनका, और उसका जो स्पीसीज़ का जो स्पेसिफिकेशंस है, यानी उसके उसकी उसमें क्या खूबियाँ हैं ये पता होना चाहिए, उसका किस चीज़ में यूज़ होता है ये पता होना चाहिए, उसके जो रेंज है वो कहाँ, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर साथ आपको मैंने जैसे बताया दूसरे तीसरे ऑप्शन में देख के आपको पता चलता है कि यूज़ पूछा जाता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 53 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द इंडर रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर्स, थ्री ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट, among the following which one is such river that joins the Indus direct। तो यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पूछा गया है, और इंडस रिवर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो पूरा का पूरा हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसमें इंडस रिवर का जो सिस्टम है वहाँ पे मेन में जो सिटीज़ हैं उसके वो हड़प्पा रिवर के आसपास ही बसे हुए हैं या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसे हुए हैं। तो इस हिसाब से तो इंडस रिवर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपने देखा होगा मौर्यकालीन में जो युद्ध हुआ था वो भी इंडस रिवर का जो एक ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे झेलम, वहाँ पे युद्ध हुआ था, झेलम का युद्ध आपने सुना होगा। तो इस तरीके से जो इंडस रिवर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साथ साथ क्या पूछा गया है इसमें कि इसमें जो कौन सी रिवर है वो थ्री ऑफ देम पोर इंटू वन ऑफ देम विच ज्वाइन द इंडस डायरेक्ट। तो तीन रिवर है वो एक रिवर को ज्वाइन करती है, यानी कि एक रिवर की तीन ट्राइब्यूटरी है, तो तीन रिवर मिलके एक रिवर में जाती है, और जो रिवर में जो जिस रिवर में तीनों नदियाँ मिलती हैं वो नदी भी जाके इंडस रिवर में मिल जाती है, यानी कि ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मैप में आपको जब भी मौका मिले और जब भी आपको न्यूज़ में कुछ नदियों वगैरह का नाम मिले तो आप प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नदियों के बारे में आपको ऐसे तैयारी करनी है कि सबसे पहले आप उसका ओरिजिन देख लीजिए कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो कहाँ गिरती है ये देख लीजिए, कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है ये देख लीजिए, अगर इंटरनेशनल रिवर है तो कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही है ये देख लीजिए। उसके बाद उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, उस नदी की स्पीसीज कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है, उस नदी की अगर वर्तमान में कोई समस्या है तो वो उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने से पता चल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडिया दिदवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, दिदवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये किस चीज़ के नाम है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर्स, मैंग्रोव एरियाज, रामसर साइट्स, सलाइन लेक्स। तो चार ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो जो न्यूज़ में होती हैं नेम्स जो कि आप समझ सकते हैं ग्लेशियर की हो या मैंग्रोव की हो या रामसर साइट की हो, सलाइन की हो, नेशनल पार्क की हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हो, या फिर किसी भी मेजर रूप से जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फिर किसी डिफेंस से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, तो ये सारी जो टर्म्स हैं और जो प्लेसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कौन सी जो नाम है वो किस चीज़ के लिए और किस जगह के लिए प्रयुक्त हो रही है। ये यूपीएससी का ट्रेंड है कि ऐसा क्वेश्चन अब पूछने लगी है। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, फिर से रिवर्स के ऊपर सवाल है कि ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वामसाधरा, ये चार रिवर्स के नाम है यहाँ पे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कौन सी जो नदी है वो कहाँ से निकल रही है, मतलब ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। तो मैंने आपको अभी भी समझाया था कि कौन सी नदी कहाँ जाती है, कहाँ से निकल रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज में भी राइट बैंक कौन है, लेफ्ट बैंक कौन है, उस नदी की स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसमें कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, और उस नदी कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, या फिर इंटरनेशनल है तो कौन से देश से होकर गुजरती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर से आपको रिपीटेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि द ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो यहाँ पर ग्लोबल ओशियन कमीशन की बात हो रही है, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं जो जीएस पेपर 2 है मेंस का सिलेबस, उससे लिंक कर सकते हैं। तो आप कहेंगे प्रीलिम के सिलेबस को मेंस से क्यों लिंक कर रहे हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन को, तो बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंस की तैयारी होती है और जो क्वेश्चन देखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा पूछ लिया जाता है।
दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आपको ये देखने को मिल रहा है, इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। तीसरा है, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखना है कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम आया है, ग्लोबल ओशन कमीशन, और उसमें उसको लेके ये न्यूज़ बनाई गई है यहाँ पर। उसके लिए उसको रिगार्डिंग प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी इस तरह के जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा हो या फिर इंडिया के इंटरेस्ट को प्रभावित हो रहे हैं वो, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग की बात की जा रही है, तो आप जानते हैं कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, और उस कोस्ट लाइन के अंदर जितने भी टेरिटोरियल वाटर हों या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, तो वहाँ पर इंडिया के अधिकार हैं, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए इंडिया वहाँ से अपने काम की जो मिनरल्स वगैरह हैं वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी इकोनॉमी में उसको इन्वेस्ट करेगा, अपने जो डेवलपमेंट है उसमें लगाएगा उसको, तो उसके चलते इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, करंट अफेयर का न्यूज़ था, तो यहाँ पर ये बोला भी गया है कि क्या इंडिया ने रिसीव किया ऐसा लाइसेंस जो कि सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए है। तो आप अगर करंट अफेयर मटेरियल को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 57 नंबर जो क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो लीस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप है। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का कारण ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि इंडिया के बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं। इंडिया हमेशा से विश्व कल्याण की बात करता है, और हाल के जब से ये गवर्नमेंट आई है वो खास करके इस चीज़ को और भी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो आप देख सकते हैं, जो सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, या फिर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जब समिट होती है उसमें आप देख लीजिए, या फिर यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, तो इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं जिसमें विश्व को सुधारने की बात हो रही हो, विश्व के कल्याण यानी कि विश्व में जो भी समस्याएं हैं जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो, उसको अगर एड्रेस करने की बात हो रही है तो इंडिया उसमें टॉप पे नज़र आता है, यानी कि जो भी लीडर्स लीड कर रहे हैं उसमें इंडिया भी एक बहुत बड़ा लीडर है, और पूरे विश्व को इस मामले में राह दिखा रहा है। ज़्यादा एमिशन न करते हुए भी, न इतिहास में करते हुए भी, इंडिया अभी ऐसे लीड ले रहा है जिसमें, जैसे कि जिन्होंने एमिट कर दिया है उससे भी इंडिया ज़्यादा कमिट कर रहा है। जैसे कि अमेरिका वगैरह जो देश हैं, उन्होंने अपने अतीत में, जैसे कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, इन्होंने अपने अतीत में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किए हैं, लेकिन इंडिया ने उतने नहीं किए हैं, अभी भी नहीं कर रहा है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन उन लोग से कई गुना ज़्यादा है। तो ये बड़प्पन दिखाता है इंडिया का, कि इंडिया की जो सोच है वो बहुत बड़ी है, और हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो उसी को लेके यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, और जो हमारा जो इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं जीएस पेपर 3 में, कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होता है, उसमें बायोडाइवर्सिटी होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसको रिलेटेड आप ये देख सकते हैं, ये जो सवाल पूछा गया है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जो वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, सबसे कम लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कौन सी जो फसल है किस तरीके से प्रभाव कर रही है। जैसे कि अभी इंटरनेशनल मिलेट ऑफ ईयर्स 2023 को घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, तो हमें इस चीज़ के बारे में खासकर जानकारी होनी चाहिए कि इंटरनेशनल जो मिलेट ईयर है, तो मिलेट में आते हैं कौन कौन से सीरियल। हो सकता है कि आपको आने वाले प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिलेट्स में कौन कौन से जो फसल है वो शामिल होते हैं। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है, और इस तरह के जो पैटर्न तैयारी करने का होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता सकते हैं। 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर दैन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन को लेकर सवाल है कि जो ओशियन के जो वेस्टर्न सेक्शन है वो वार्मर होते हैं किसके तुलना में, ईस्टर्न सेक्शन के, और क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड का प्रभाव वहाँ पे होता है। दूसरा है कि इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्नली मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो यहाँ पर दो सवाल, आप दो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको एक ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है, एक टेम्परेट जोन की बात हो रही है। तो इसमें इस क्वेश्चन का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब तक आपकी बेसिक क्लियर ना हो। आप अगर लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हो, लेकिन अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटीज़ वगैरह जो होती है, या फिर कोई भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है जो अच्छी हो, तो उसमें आप ये अगर टर्म्स देखें तो उसको प्लीज़ डिटेल से देखने की कोशिश करें कि अगर ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है तो कौन से डिग्री से लेके कौन सी डिग्री तक की बात हो रही है, टेम्परेट की बात हो रही है तो कौन से डिग्री से लेके कौन सी डिग्री की बात हो रही है। वैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा ये होती है मन में विश्वास कि हम लोग ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जान लें, क्योंकि कई बार हम अपनी धारणाओं के चलते क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं, और जो किताब समझने की बात आती है तो वहाँ पे हम समझ के चलते हैं कि हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, हम लोग को पता है, तो हम उतने डिटेल से नहीं पढ़ते उसको, उतने अच्छे से नहीं पढ़ते, तो इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है। तो यहाँ पर ओशन करंट की बात हो रही है, और जो
ट्रेड विंड्स की बात हो रही है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो पवन वगैरह होती हैं, जो ओशन करंट वगैरह होते हैं, और जो भूभाग पर जो यानी कि जो अर्थ पे जो एयर की जो मूवमेंट होती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पढ़ें इस चीज़ के बारे में, तो इसको डिटेल से पढ़ें कि किस चीज़ का प्रभाव किस चीज़ के किस क्षेत्र में हो रहा है, खासकर जो पवनों के रिगार्डिंग है, ओशन करंट के रिगार्डिंग है, और कौन से जोन में हो रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया की प्रिपरेशन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो इंडिया की स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी की हालत को सुधारने का प्रयास करें। तो उसमें एग्रीकल्चर चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, जो कि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है और क्लाइमेट से प्रभावित भी करती है। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की जब बात आती है, तो उसके रिगार्डिंग ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट स्मार्ट विलेज यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला ऑप्शन की द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ a project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security CCAFS and International Research Program। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की जब अप्रोच है इंडिया की, वो एक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जो कि CCAFS के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा है कि द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। तो यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट की बात हो रही थी अभी, CCAFS, तो उसको कैरिड आउट किया जा रहा है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जो जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR's रिसर्च सेंटर्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा सा अलग तरह के कि इसमें आपको इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि ये नॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आप देख सकते हैं यूनेस्को होते हैं या फिर UN के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो उससे अलग आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको करंट अफेयर मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप करंट अफेयर मटेरियल में अगर इस तरह के नाम देखें, तो प्लीज़ उसके लिए सतर्क हो जाएं, क्योंकि UPSC सिर्फ मेन स्ट्रीम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके नाम नहीं पूछती, उसके ऊपर सवाल नहीं पूछती, बल्कि इन लोग के ऊपर भी सवाल पूछ लेती है। और उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह हो, तो अब किन के बीच में हुआ है, वो किस ग्रुप का है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, वो जो मेमोरेंडम है या फिर कोई भी एग्रीमेंट है, वो किस मेमोरेंडम के अंदर हो रहा है, किस प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है कि लीफ litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. Apart from trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और जो बात है यहाँ पर ये आपको जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, इकोलॉजी का सेक्शन है, वहाँ से आपको है। तो इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जैसे कि सॉइल की बात करते हैं, तो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉइल के कलर होते हैं, सॉइल की क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल ऐसे टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसी तरीके से ये जो लीफ लिटर का डिकम्पोजिशन की बात है, तो इसमें भी बहुत सारी फैक्टर्स काम करती है। तो कौन से फैक्टर मिलकर कौन सी चीज़ें रिजल्ट कर रही हैं, कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए कर रही हैं, ये हमारे लिए इकोलॉजी में खास करके इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ इस बात का हम लोग कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज। The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? तो यहाँ पर सवाना के वेजिटेशन की बात हो रही है, तो आपको इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिलता है कि हमें जितने भी तरह के वेजिटेशंस हैं, जैसे कि डाउन्स होती है, सवाना होते हैं या फिर प्रेरीज होते हैं, तो ये सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वहाँ पर उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पर स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज होते हैं, फिर एक्सटेंसिव एरियाज होते हैं जहाँ पर नो ट्रीज होती हैं, और फिर यहाँ पर के फॉरेस्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं और जो कारण है और जो भी वहाँ पर डिटेल्स है, वो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन की 69 में क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
तो प्लेनेट पे जो अर्थ पे जो वाटर है उसके ऊपर ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। दूसरा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये आपको एनसीईआरटी में मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जहाँ पे ग्लेशियर का परसेंटेज दिया हुआ है, फिर जो ग्राउंड वाटर परसेंटेज है वो दिया गया है, स्नो का परसेंटेज दिया हुआ है, लेक्स का परसेंटेज दिया हुआ है, रिवर्स का परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर आपने उस टेबल को याद किया होगा या फिर उसको अपने दिमाग में रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो एनसीईआरटी में जो छोटे छोटे जो कॉलम बने होते हैं और जो छोटी छोटी साइड में थोड़े से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं वो भी यूपीएससी में एज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको देखा जा रहा है 5 ऑप्शन दिए गए हैं कि द मोरिंगा इज ए लेज्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। दूसरा है टैमारिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। तीसरा है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमारिन इज कलेक्टेड एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। चौथा है इंडिया एक्सपोर्ट टैमारिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। पांचवा है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमारिन कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफिल्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि एक तो ये पूछा गया है कि एक ट्री है मोरिंगा, तो वो एक लेज्यूमिनस एवरग्रीन ट्री है, तो क्या ऐसा है? तो ये चीज़ हमें इस एंगल से पढ़नी होगी कि कोई भी स्पीसीज वगैरह अगर प्लांट की हो तो उस एंगल से पढ़ें कि उसके बारे में पता करें कि वो एवरग्रीन ट्री है क्या या फिर कोई दूसरी ट्री है। दूसरा है कि क्या वो लेज्यूमिनस है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हैंडल करना होता है। दूसरा है कि टैमरिन ट्री की बात हो रही कि इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। तो टैमरिन ट्री की जो बात है वो साउथ एशिया में ये बोल रही है कि एंडेमिक है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कौन सी जो स्पीसीज है वो कहाँ की है, किस क्षेत्र में फैली हुई है, किस रेंज में रहती है, इन राज्यों में रहती है या फिर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो कई सारे टर्म्स होते हैं जैसे जो अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तो इस तरीके की जो टर्म्स आते हैं उनके हमें डिटेलिंग पता होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि खासकर जो भी आपको ऐसे टर्म्स आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिले या फिर करंट अफेयर मटेरियल में देखने को मिले तो आप उसको गूगल कीजिए कि आखिर ये टर्म का मतलब क्या है, स्पेसिफिकली मतलब क्या है। ऐसे देखने से लगेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है कि कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जा रहा है और जो कि उस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसे हम लोग के समझने से नहीं होगा, उसका प्रॉपर डेफिनेशन होते हैं। तो हम लोग अगर थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। चौथा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया एक्सपोर्ट टैमरिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो भी डेटा आता है इंडिया का समय समय पर, तो उस पर ज़रा ध्यान रखें। खासकर जो फसलों वगैरह के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, फिर स्टील सेक्टर के होते हैं, रिफाइनरी के होते हैं, तो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके ट्रेंड क्या है, क्या घटे हैं या बढ़े हैं, या फिर किस चीज़ का वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, लेदर का हो रहा है, ज्वेलरी का हो रहा है, या फिर डायमंड्स का हो रहा है, या फिर रॉक्स का सेल्स का हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके से तैयारी करना। फिर देखिए यहाँ पर सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो मैंने आपको बताया था कि उसके उपयोग हमें यूजेस जानने चाहिए कि किस चीज़ में आखिर उसका यूज होना है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल की बात की जा रही है कि वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, दूसरा है फीजर वॉल्केनिक रॉक, तीसरा है ग्रेनाइट एंड सीस्ट, चौथा है शेल एंड लाइमस्टोन। तो मैंने आपको बताया था सॉइल के बारे में कि उसके स्पेसिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए कि कौन से रंग की सॉइल है, किस रीजन में पाई जाती है, उसमें कौन से वेजिटेशन होते हैं, उसमें कौन से उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, कौन से क्लाइमेटिक रीजन में होती है, कौन से उसकी टोपोग्राफी कैसी होती है उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसमें बायोमास होता है या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको अभी बताई थी पिछले क्वेश्चंस में। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका भी आंसर दिया जा सकता है कि यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल कैसे बनती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी सॉइल जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है, वो क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन की विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रिसेंट में जो डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जेनेटिक इंजीनियर है
इंजीनियरिंग है वो इसको इन वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं, अप्लाई की जाती हैं। दूसरा है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनको वेक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा एक बार कि जो भी टर्म्स आती हैं वो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में आप जानें। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक अलग ही तरह का टर्म है। तो ये इसको कॉमन जो लोग होंगे जिन्होंने पहली बार इस टर्म को सुना होगा वो इस चीज़ को नहीं गेस कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के टर्म जो है उसको गूगल कर लें, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 66 नंबर क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हेरिडिटरी डिजीजेज होती हैं उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, प्लीज़ उन पे कौन से करेक्ट है वो बताएं। तो पहला ऑप्शन है कि पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी इधर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज की बात हो रही है कि जब पेरेंट्स से चाइल्ड में ये जाने से रोके जा सकते हैं। और कैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसका इस्तेमाल करके इसको रोके जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ स्टेटमेंट है कि ए चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। तो ये बोला जा रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज होती हैं उनका एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से लेता है, यानी कि माँ से पास ऑन होता है वो डिजीज, ना कि पिता से। तो ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं और ये आपको करंट अफेयर की जो आप मान सकते हैं कि करंट अफेयर में ये रही होगी, इसलिए ये पूछा गया है। तो प्लीज़ अगर इस तरह के जो आपको खासकर जो बायो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जो करंट अफेयर दिखे हो तो उसको आप प्लीज़ डिटेल से जानें। और खासकर अभी जो कोरोना जब से आया है तब से डिजीज़ वगैरह के नए नए केसेस आ रहे हैं और नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो उसमें आपको खासकर ध्यान रखना है। और जैसे कि वैक्सीन के बारे में पूछा गया था कि कौन सी जो वैक्सीन है वो किस बेसिस पे काम करती है, तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल रहे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बॉलगार्ड 1 एंड बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो दो टेक्नोलॉजी के नाम दिए गए हैं कि बॉलगार्ड 1 बॉलगार्ड 2। तो ये आप जान सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल एक तरह से करंट अफेयर जैसे ये टर्म्स हैं। तो इस तरीके मैंने आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको अच्छे से करें ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम लोग हल कर पाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है कि इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब प्रेशर कुकर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो टेम्परेचर जिस पे खाना पकता है वो किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि एरिया ऑफ द होल इन द लीड। तो लीड में जो होल होता है उसके एरिया पर डिपेंड करता है, या फिर टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम यानी कि जो फ्लेम निकल रहा है उससे उसका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, या फिर वेट ऑफ द लीड यानी कि जो लीड का वजन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो चीज़ है वो साइंस वालों के लिए आसान है। तो वो अगर ऐसे भी अगर आप साइंस को अपने अच्छे से पढ़ा होगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कॉमन सेंस की मांग करते हैं बजाय कि किसी आंकड़े के या फिर कोई जानकारी जो आपको बहुत ही रटी हुई होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन आप देखने को यहाँ पर मिलता है। 69 नंबर पे क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि बैक्टीरिया, फंगी और वायरस। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द एबव कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल या सिंथेटिक मीडियम। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से तीनों में से कौन से हैं उनको आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक मीडियम में बनाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जो साइंस वाला स्टूडेंट है वो आसानी से देख पाएंगे। और इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आपको छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई छूटे हुए बहुत समय हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होना चाहिए कि आप जो कट ऑफ मार्क्स है उससे हमें पास होना है। तो सारे क्वेश्चन का आंसर हमें देना भी नहीं है, और अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़िए जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ऐसे डाले भी जाते हैं जिसका आंसर अधिकतर लोग नहीं दे पाएंगे और उसको सिर्फ उलझाने के लिए डाल दिए जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि एडेनो वायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स वेयर एज रेट्रोवायरसेस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स। दूसरा है कि कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एन एडेनो वायरस वेयर एड्स इज कॉज्ड बाय ए रेट्रोवायरस। तो यहाँ पर दो तरह के वायरस की बात हो रही है, एक एडेनो वायरस और एक रेट्रोवायरस। और यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा है कि कॉमन कोल्ड जो है वो एडेनो वायरस के द्वारा होता है, जबकि एड्स जो है वो रेट्रोवायरस के द्वारा होता है।
तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आप देख सकते हैं कि इस साल जो है वो जो बायोलॉजी सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है, उससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर में अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो अधिकतर लोग जवाब नहीं ही दे पाएंगे, ये भी मान के हमें चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन सबको करने आते हैं वो हमें भी आने चाहिए, ये भी बात सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वेयर वाटर कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वाटर है वो किसी भी दूसरे लिक्विड से ज़्यादा डिजॉल्व कर सकती है, तो इसका कारण पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि इट इज़ बाइपोलर इन नेचर, दूसरा है इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तीसरा है कि इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, और चौथा है इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। तो चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि जो वाटर जो है वो वाटर में जो डिजॉल्व करने की जो क्षमता है दूसरों से ज़्यादा क्यों है। तो इस तरह के नॉर्मल जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, एनसीईआरटीज वगैरह में आपको ये आसानी से आप इसका आंसर देख सकते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम द एलईडी लैम्प्स। तो स्ट्रीट लाइटिंग आप जानते हैं कि बहुत सारे जो स्ट्रीट लाइटिंग है वो एलईडी आने के बाद बहुत से रिप्लेस किए जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, ऑप्शन ये है कि सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्रीज बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सोडियम लैम्प्स है, जो पीले वाला लाइट होते हैं, वो 360 डिग्रीज में लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो एलईडी लैम्प होती है वो ऐसा नहीं करती। दूसरा है कि एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट के केस में जो सोडियम जो पीले वाले लाइट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो एलईडी लैम्प से ज़्यादा होती है। तीसरा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक वाइल एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सोडियम लैम्प्स हैं वो विजुअल लाइट के स्पेक्ट्रम में मोनोक्रोमैटिक होती है, जबकि जो एलईडी लैम्प है वो बहुत सारे कलर एडवांटेजेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी साइंस से रिलेटेड है, और जो आप बोल सकते हैं कि जो 8 से लेके जो 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप दे सकते हैं। और साथ साथ जो करंट अफेयर में अगर इस तरह के आपको मटेरियल देखने को मिले तो उसको आप ज़रूर ध्यान से इसको जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि द टर्म ACE2 यानी S2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो S2 एक टर्म है, तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी टर्म हो तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप देख लें कि वो किस चीज़ में है। ये मैंने आपको बार बार जितने भी वीडियोज़ आए हैं उसमें हर बार ऐसे सवाल आते हैं और मैंने हर बार यह चीज़ आपको बताया है कि आप टर्म को ज़रा डिटेल से जानें कि आखिर वो किस चीज़ के लिए बोला गया है टर्म। 74 नंबर क्वेश्चन है, Bisphenol A BPA is a cause of concern is a structural key component in the manufacture of which of the following kinds of plastic। तो प्लास्टिक के निर्माण की बात हो रही है कि उसमें जो बायोस्फेनॉल है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, तो उस किसका कंपोनेंट है वो, तो किस तरह के प्लास्टिक का ये कंपोनेंट है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, दूसरा है पॉलीकार्बोनेट, तीसरा है पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, और चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो ये आपको करंट अफेयर जो मटेरियल है उससे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको फिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आगे बढ़िए और इस तरह क्वेश्चन आप निश्चिंत रहिए कि 95% से प्लस लोग हैं वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं होगा करंट अफेयर में, अगर में नहीं आया होगा बुकलेट में या फिर कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया होगा तो कोई नहीं दे पाएगा, फिर आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। 75 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोजन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ट्राइक्लोजन के बारे में बात की जा रही है कि इसके जब एक्सपोजर में हम लोग ज़्यादा हाई लेवल तक रहते हैं लंबे समय तक तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ट्राइक्लोजन है वो किस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, फूड प्रिजर्वेटिव्स, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेज, तीसरा रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स, चौथा है टॉयलेटरीज। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्राइक्लोजन एक आप देख सकते हैं कि केमिकल है या फिर आप देख सकते हैं कि बायो से ही रिलेटेड कुछ है। तो करंट अफेयर मटेरियल में ऐसे चीज़ें आते रहती हैं, तो प्लीज़ वहाँ से रिफ़र अच्छे से करें इसको। और आज के इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इस चीज़ को, कल के वीडियो के साथ इसको
हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 2019 का जो पेपर है वो उठाएंगे, क्योंकि 2020 के पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, 2022 के भी हो चुके थे, 2021 का रह गया था, तो वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 2019 का पेपर उठाएंगे, और साथ साथ मेंस के भी चल रहे हैं, तो मेंस का भी कवर किया जाएगा। तो आपको आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।